वेलकम बैक कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की परफॉर्मेंस कैसे की जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 51 से लेके 58 तक डिस्कस किया था जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की हमने बात करी थी। अब आज से अब विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉमिस। जैसे मैंने बताया था इस चैप्टर को वेरियस कैटेगरीज में वेरियस टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके जो इस चैप्टर के वेरियस सब टॉपिक्स जो हैं इसे अलग अलग चैप्टर 4 के अंदर वेरियस सब टॉपिक्स जो है उसे एक एक पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 हो गया कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको परफॉर्म करना ही है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है ये सारी चीजें। इसके बाद पार्ट 2 आता है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। सेकंड पार्ट, भाई अब पहला हो गया कि परफॉर्म करना है, सेकंड कौन परफॉर्म करेगा। थर्ड पार्ट होता है टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, भाई परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कब और कहां होगी इस बारे में बात करता है। फोर्थ हो गया परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के केस में परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी। फिफ्थ सेकेंड लास्ट जो है वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, जिसमें से तीन सेक्शंस हैं 59, 60 एंड 61। तीन सेक्शंस इसमें हैं। और इसके बाद फिर हमारा लास्ट का टॉपिक है जो कि इस चैप्टर के अंदर कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। लास्ट पार्ट 6 जो कि बिल्कुल कॉन्ट्ररी है पार्ट 1 के, जो कि पार्ट 1 जैसा कि कह सकते आपने देखा कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच मस्ट बी परफॉर्म्ड, और यहाँ है 62 ऑनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। सो बिफोर दिस एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। नाउ अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब सबसे पहले क्या है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक तरीके से एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नहीं जो लिख के सबमिट करते हैं, वो एप्लीकेशन नहीं, यानी यूज करना, किस तरीके से यूज होगा या किस तरीके से इसका एलोकेशन होगा, इस सेंस में इसको यूज किया जाता है अप्रोप्रिएशन। मतलब जो पेमेंट है, क्या नाम है टॉपिक का, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यानी जो पेमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, उसका यूज कैसे किया जाएगा, उसको किस तरीके से बांटा जाएगा, उस बारे में ये बात करते हैं। ये तीन सेक्शन 59, 60 एंड 61, वेरी इजी बट वेरी स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए एक टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना जरूरी है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। अब तक जैसे हम पूरी इसमें बात कर रहे थे प्रोमिसर प्रोमिसी की बात की जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे ऑफरर एक्सेप्टर, ऑफरर ऑफरी, या प्रोमिसर प्रोमिसी, इस तरीके से बात करते हैं। जब हम पेमेंट की बात करते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, तो पार्टीज आती हैं क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर और डेटर, अब ये क्रेडिटर और डेटर कौन है। डेटर वर्ड आया डेट वर्ड से, डेट, DEBT, डेप्ट नहीं पढ़ते हैं इसे, डेप्ट यू बोलते हैं दैट इज रॉन्ग, इसे डेट पढ़ते हैं, साइलेंट होता है डेट। डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है लोन। डेट का मतलब हुआ लोन। लोन के केस में, अब लोन, जहां की लोन की बात होती है तो एक पार्टी देगी एक पार्टी लेगी, यही होगा। लोन का पैसे का क्या मतलब है, एक कोई दे रहा है किसी को, दूसरी पार्टी ले रही है। क्रेडिटर और डेटर जो है ये डेट के केस में आता है, यानी लोन के केस में आता है। एक पार्टी क्रेडिटर होगी दूसरी पार्टी डेटर होगी। अब क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है। जिस पार्टी ने, मान लीजिए दो लोग हैं, ए है और बी है, दो लोग हुए, ठीक है। ए ए और बी दो पार्टी है। ए ने बी को लोन दिया, लोन या डेट दिया, ए ने बी को दिया, तो जो लोन देने वाली पार्टी है, जो पार्टी डेट दे रही है, उसे कहते हैं क्रेडिटर। जो लोन दे रहा है उसे कहते हैं क्रेडिटर, और जो लोन ले रहा है, जिसे लोन मिल रहा है, वो होता है डेटर। मतलब द वन हु गिव्स द डेट, पैसे क्रेडिट पे दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं, देने वाली पार्टी इज क्रेडिटर,
और जो पार्टी रिसीविंग एंड पे है, जिसे डेट के पैसे मिल रहे हैं, लोन के पैसे मिल रहे हैं, जो लोन ले रहा है, वो हो गया डेटर। ये है क्रेडिटर और डेटर। सो डेट के केस में आएंगी दो पार्टीज, जिसे हम कहते हैं, जैसे प्रोमिसर प्रोमिसी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं। डेट के केस में क्रेडिटर और डेटर होते हैं। पैसे देने वाला डेट देने वाला हो गया क्रेडिटर, और डेट लेने वाला हो गया डेटर। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, पेमेंट के बारे में, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स को समझने के लिए ये पार्टी समझना जरूरी है पहले, कि इस टॉपिक में हम बात क्या कर रहे हैं, डेट के बारे में बात कर रहे हैं। और क्रेडिटर और डेटर, यहाँ पे दो पार्टी आएंगी, दो पार्टी आएंगी। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको कैसे यूज किया जाएगा, उसके बारे में है। सबसे पहले सेक्शन 59 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। यही एप्लीकेशन जो है, यही अप्रोप्रिएशन का ये मतलब है। एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा। तो सेक्शन 59 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब डेट हो गया, डेट के पैसे हो गए, मान लो डेट का पैसा 50,000 है। तो एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब डेट लिया गया, ठीक है, डेट लिया गया मतलब डेट के पैसे लिए गए, जो भी मान लीजिए 50,000 रुपए हैं अगर, जो कि अगर 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए जो कि लोन के तौर पे लिए गए हैं, डेट लिया गया है। तो सेक्शन 59 क्या कह रहा है कि भाई डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज का क्या मतलब है, हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। डिस्चार्ज मतलब खत्म होना, टर्मिनेट हो जाना, टू कम टू एन एंड। डिस्चार्ज का मतलब खत्म हो जाना। डेट के पैसे को डिस्चार्ज करने के लिए कैसे डिस्चार्ज करेंगे? डेट के पैसे का पेमेंट जब किया जाएगा, पेमेंट मतलब जब उसको वापस दिया जा रहा है, जैसे डेट के तौर पे 50,000 रुपए किसी से लिए, ठीक है, क्रेडिटर ने, डेटर ने 50,000 रुपए क्रेडिटर से लिए, ठीक है। तो अब इसका रीपेमेंट करना होगा, भैया पैसे लौटाओगे ना उसको। तो लौटाने के लिए जब वो पेमेंट करेगा, मान लो उसने पैसे दिए, उस पैसे को किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाना है, डेट उस पैसे से कैसे, रीपेमेंट जब किया जाएगा उस पैसे से, डेट का डिस्चार्ज कैसे होगा, उस बारे में ये सेक्शन है। तो सेक्शन 59 क्या है, क्या रहा है, वेयर डेटर, जब एक डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन, ओइंग मतलब उसके पास है, वो ओन करता है, उसके पास है। जब एक डेटर, डेटर कौन है, पैसे लेने वाला, जब एक डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन, जब एक ही इंसान से बहुत सारे अलग अलग डेट्स लेता है, मतलब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सेक्शन 59 डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये चीज क्लियर हुई कि भाई 50 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात डेट की कर रहे हैं, ठीक है, डेट यानी लोन। पार्टीज क्या क्या इन्वॉल्व हो गई इसमें? पार्टीज इन्वॉल्व क्या हो गई, क्रेडिटर
और डेटर, करेक्ट। क्रेडिटर जो पैसे दे रहा है, डेटर जो पैसे ले रहा है, ठीक है। अब जब अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात की जाती है तो ये वो सिनेरियो है जब आप लोन के पैसे वापस कर रहे हो, ठीक है। वापस तो करना है, जब आपने डेट लिया है, अगर लोन लिया है तो वापस उससे करोगे जिससे जिससे लिए हो, किससे लिए हो, क्रेडिटर से। तो मतलब जब अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात, मतलब जब पेमेंट की रीपेमेंट की बात हो रही है, रीपेमेंट मतलब क्या, डेट रिटर्न करना हो रहा है ना, रीपेमेंट का मतलब यही हुआ, डेट रिटर्न करना। तो डेट रिटर्न करने का क्या मतलब है, कौन किसको पैसे दे रहा है, डेटर क्रेडिटर को दे रहा है। समझ में आ रहा है, ये है ना। जब लोन ले रहे हैं तो पैसे क्रेडिटर से डेटर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। लेकिन जब पैसे का रीपेमेंट हो रहा है, वापस कर रहे हैं, तो पैसे डेटर से क्रेडिटर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोन ले रहे हो तो एक पार्टी लेने वाली है, एक पार्टी देने वाली है। तो जब ले रहे हैं डेट तो जा रहा है क्रेडिटर से डेटर की तरफ, जब उसको रिटर्न कर रहे हैं पैसे, डेट रिटर्न हो रहा है, तो डेटर से क्रेडिटर की तरफ जा रहा है। तो 59 कहता है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब मान लीजिए डेट के पैसे को रिटर्न करना है, ठीक है। उसके लिए पेमेंट किया गया, मतलब किसने किया, डेटर ने किया। डेटर ने पैसे दिए, पैसे देने के बाद उसने कहा है भाई उस पैसे को कैसे यूज किया जाएगा, उस बारे में सेक्शन 59 बता रहा है। सेक्शन 59 क्या है, कह रहा है वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन। जब एक डेटर है जो कि जिसने की एक ही पर्सन से, मतलब किससे, क्रेडिटर से, एक ही क्रेडिटर से बहुत सारे डेट्स ले रखे हैं। मान लो क्रेडिटर है ये, इससे डेटर ने 3 डेट्स ले रखे हैं, D1 D2 D3, 3 डेट लिया है। पहला डेट जो है वो 10,000 का, दूसरा डेट जो है वो 20,000 का, तीसरा डेट जो है वो भी 10,000 या 15,000 का, करिए इसको 15,000 का तीसरा, ठीक है। एक 10,000 का, एक 20,000 का, तीसरा 15,000 का। अब क्या हुआ, क्रेडिटर एक है, सेक्शन यही कह रहा है सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन। डेटर एक है, देने वाला भी एक ही इंसान है, लेने वाले एक ही इंसान, देने वाला भी एक ही इंसान, लेकिन उसी एक इंसान से आपने बहुत सारे डेट्स ले रखे हैं। मतलब डेटर ने क्रेडिटर से 3 अलग अलग, जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर 3 अलग अलग बात, अलग अलग पैसे लिए, ठीक है, 3 अलग अलग डेट्स लिए। अब है क्या, मेक्स अ पेमेंट टू हिम, उसको पैसे रिटर्न करने हैं अब, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ईदर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन और circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। अब मान लीजिए हमने यहां तक तो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक डेटर है, एक क्रेडिटर है, उससे क्रेडिटर से डेटर ने अलग अलग डेट्स ले रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, डेटर को पैसे वापस करने हैं। डेटर ने, मान लीजिए डेटर क्या करता है यहाँ पे कि 5,000 रुपए देता है फॉर एग्जाम्पल। टोटल जो अमाउंट है वो जो 3 अलग अलग मिला के उसका 35,000, 45,000 हो गया, 10,000, 20,000, फिर 15,000, 45,000 टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। लेकिन डेटर क्या कर रहा है, उसको पार्ट बाय पार्ट वापस कर रहा है, एक बार में नहीं वापस कर रहा है। डेटर ने मान लो पहली बार में 5,000 रुपए दिए, ठीक है। अब ऐसा है कि 5,000 रुपए 10,000 से भी कम है, 20,000 से भी कम है और 15,000 से भी कम है, तीनों से कम है। तो डेटर अगर चाहे, डेटर के पास ये ऑप्शन है, डेटर कौन है, पैसे लेने वाला जो कि रीपेमेंट अब कर रहा है, जिसे 5,000 देने हैं, उसके पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो वो क्रेडिटर को, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे देने हैं, रिटर्न करना है, उसको कह सकता है, उसको इंडिकेट कर सकता है कि भाई ऐसा है कि मैं जो 5,000 अभी दे रहा हूं वो इसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए माइनस करना। मतलब मान लो D2 ऐसे कहता है कि मैं 5,000 अभी दे तो, माना मुझे टोटल 45,000 देने हैं आपको, अभी ये 5,000 रखो, और ये 5,000 जो है D2 यानी 20,000 का जो डेट है उसमें से माइनस करना। इसमें से 5,000 माइनस हो गया 20,000 में से, मतलब बचा कितना, इसका भी 15,000 हो गया, सेकेंड डेट हो गया। तो ये सेक्शन 59 यही कह रहा है कि अगर डेटर ने क्रेडिटर से बहुत सारे डेट्स ले रखे हैं, ठीक है, वो चाहे तो रीपेमेंट करने के वक्त वो बता सकता है कि किसी एक डिस्टिंक्ट डेट से ही वो पैसे, उस पैसे को रीपेमेंट का, जो रीपेमेंट भाई एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट जो कह रहा है, पेमेंट जो किया जा रहा है उसको एक पर्टिकुलर डेट पे अप्लाई किया जाए, उसी से उतने पैसे काटो। और
और अगर क्रेडिटर उसकी बात को, जब उस क्रेडिटर को उसकी बात को मानना होगा, क्रेडिटर that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, ये कह सकता है कि भाई किसी एक से, मतलब मान लो 20,000 वाला है, उसी से माइनस करना, मैं धीरे धीरे आपको पूरे पैसे दूंगा, लेकिन फिलहाल ये 5,000 जो है ये 20,000 वाले में से काटो, तो मेरा कितना हो गया, 15,000 बच गया, ठीक है। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। अब क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है, क्योंकि डेटर ने उसको कह दिया कि भाई इस पर्टिकुलर से ही माइनस करना, तो क्रेडिटर इससे बाउंड हो जाता है, अब बाध्य हो गया वो कि पैसे अगर एक्सेप्ट कर रहा है वो, उस रीपेमेंट को, उस रिटर्न जो पेमेंट किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट वो करता है, तो उसको उस पर्टिकुलर डेट में से ही माइनस करना होगा उस पैसे को। सेक्शन ये कह रहा है कि भाई मान लो एक पार्टी क्रेडिटर है, ठीक है, ए है, ए जो है वो क्या, ए हटा देते हैं, सी और डी रखते हैं, सी है, सी जो हो गया वो क्रेडिटर है, टी जो हो गया वो डेटर है, ठीक है। अब सी से जैसे हमने एग्जांपल लिया कि भाई तीन अलग अलग डेट्स ले रखी है डेटर ने, D1, D2 और D3, ठीक है, तीन अलग अलग अमाउंट का तीन अलग अलग डेट है। तो अब क्रेडिट डेटर जब पैसे वापस करेगा, उसके पास ये ऑप्शन है, वो कह सकता है, वो क्रेडिटर कह सकता है कि वो जो पेमेंट कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर डेट पे ही अप्लाई किया जाए, मतलब मैंने जो पैसे दिए हैं उसको मान लो इसी में से D2 में से ही माइनस करना, ये कहने का उसके पास ऑप्शन है। और अगर क्रेडिटर जो है वो पैसे एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे यहाँ 5,000 रुपए क्रेडिटर इस पैसे को एक्सेप्ट करता है, तो फिर उसको उस पर्टिकुलर डेट में से, कौन सा, जो कि डेटर ने बताया है, उसी में से ही उसे माइनस करने होंगे। ये ये सेक्शन कह रहा है भाई, मतलब जैसे हमने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का फॉर एग्जांपल एक वेग कोरिलेशन बताती हूँ कि अगर कहा था ना कि उसमें दिया हुआ तो ऑर्डर कैसे फॉलो होगा, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो ऑर्डर लिखा है हमें वही फॉलो करना है। वही सेम चीज यहाँ हो गई कि अगर डेटर कह रहा है कि भाई मेरे पैसे इस डेट के लिए यूज करो, तो उसी डेट के लिए ही क्रेडिटर उसको यूज करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 60। अब सेक्शन 60 क्या कह रहा है, सेक्शन 60 59 के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। 59 में क्या था कि डेटर ने बताया कि भाई मेरे पैसे को इस डेट के अगेंस्ट अप्लाई करना, ठीक है, ये चीज है। 60 में देखिए क्या लिखा है, टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, डेटर ने यहां पे बताया नहीं कि किस डेट के से उसको किस डेट पे अप्लाई करना है उस पेमेंट वाले अमाउंट को। यहां पे क्या होगा, अगर अप्लाई, अगर नहीं पता, इंडिकेट नहीं किया गया है, तो कैसे होगा, where the debtor has omitted to intimate and there no other circumstances indicating to which date the payment is to be applied। अब क्या है यहाँ पे कि भाई डेटर ने बताया तो नहीं है, बताया ही नहीं कि किस डेट के लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड वही है, सिनेरियो वही है कि भाई डेटर ने क्रेडिटर से मल्टीपल डेट्स ले रखे हैं, लेकिन रीपेमेंट करने के टाइम जब उसको पेमेंट वापस कर रहा है तो उसने बताया नहीं है कि किस डेट में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं बताया है, तब क्या होगा, जब अगर नहीं बताया है तो ये क्रेडिटर के डिस्क्रिशन पे चला जाता है, फिर उसकी मर्जी है, क्रेडिटर में अप्लाई, creditor may apply its discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether its recovery is or not barred by law enforcement aiming to the limitation of suits। अब यहाँ पे क्योंकि डेटर ने बताया नहीं है, क्योंकि डेटर ने नहीं बताया है कि भाई किससे किस पे अप्लाई करो, किस डेट पे अप्लाई करो, ये बताया ही नहीं मुझे, जब नहीं बताया तो ये क्रेडिटर की मर्जी पे, क्रेडिटर की समझदारी पे, क्रेडिटर के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाता है कि भाई जिसमें ड्यू है वो जिसमें चाहे उसमें माइनस कर सकता है। 59 में डेटर स्पेसिफाई कर देता है कि भाई, डेटर स्पेसिफाई कि कौन से वाले डेट से माइनस करना है रीपेमेंट को। 60 में डेटर स्पेसिफाई नहीं करेगा, डेटर नॉट स्पेसिफाई, डेटर स्पेसिफाई नहीं करेगा तो क्या होगा, डिस्क्रिशन ऑफ क्रेडिटर। अब डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिशन का मतलब उसकी मर्जी, उसकी समझदारी, वो उसकी अपनी समझदारी के ऊपर है कि भाई मान लो कि अगर तीन, जैसे हमने दिया था कि 10,000, 20,000, 15,000 का है, तो वो उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहता है। वो चाहे तो पहले उसको लगता है कि सबसे ज्यादा 20,000 है उसमें से माइनस करे,
या उसे लगता है कि सबसे कम 10,000 है, पहले इसमें से माइनस कर तो जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर ये कर सकता है। या तीसरा तरीका ये भी है कि वो चाहे तो जैसे जैसे डेट्स लिए गए, सबसे पहले D1 दिया गया तो वो पहले कहेगा कि अच्छा पहले जो लिया गया पहले उसमें से माइनस होगा। ये कैसे करना है ये उसकी अपनी समझदारी, उसकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। 59 और 60 में यही डिफरेंस है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के लिए 59 में डेटर जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि किस डेट पे अप्लाई किया जाना है, लेकिन 60 में डेटर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है। एंड क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो ये क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ी गई है बात। नाउ 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अब क्या है भाई, 61 क्या कह रहा है, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम whether they are whether they are or not barred by law in force of time being to the limitation of suits if the debts are of equal standing the payment shall be applied in discharge of each proportionately। ये जो सेक्शन है पहला वाला क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन, डेटर बता रहा है, डेटर स्पेसिफाई कर रहा है अप्रोप्रिएशन का पेमेंट स्पेसिफाइड बाय द डेटर या इंडिकेटेड बाय द डेटर। 60 में हो गया नॉट इंडिकेटेड बाय द डेटर। 61 में होता है डिस्चार्ज बाय लॉ, डिस्चार्ज बाय लॉ। अब क्या है, या अप्रोप्रिएशन बाय लॉ जैसा कह सकते हैं कि दोनों पार्टी में से किसी ने नहीं बताया कि भाई कैसे कैसे इसको अप्रोप्रिएट करना है पेमेंट को। जैसे 59 में हुआ कि डेटर ने बताया, 60 में हुआ कि क्रेडिटर के ऊपर छोड़ा गया, क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पे। अब 61 कहता है कि जब दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं बताता है कि भाई अप्रोप्रिएट कैसे करना है, ठीक है, दोनों पार्टी ने नहीं बताया, ना क्रेडिटर ने ना डेटर ने, तब क्या होगा, तब जो है लॉ पिक्चर में आता है यहाँ पे। और तब क्या होगा, लॉ के एप्लीकेशन से मतलब लॉ अप्लाई करके ऐसे किया जाएगा कि सबसे पहले तब उस ऑर्डर में माइनस किया जाएगा जिस ऑर्डर में डेट लिए गए हैं। जैसे D1 पहले है तो पहले इसमें से माइनस किया जाएगा पैसा। डी ये खत्म हो गया, जब 10,000 खत्म हो गए तब जो पैसे पेमेंट आएंगे फिर D2 में होगा, फिर ये माइनस हो गया तब जाके D3 में होगा। अगर दोनों पार्टी अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है तो वहां पे पेमेंट जिस ऑर्डर में डेट्स लिए गए उसी ऑर्डर में उसको डिडक्ट किया जाएगा। और अगर ऐसा मान लो, ये तो हमें पता है कि तीन अलग अलग समय पे लिए गए, D1 पहले, D2 बाद में, D3 उसके बाद में, तीन अलग अलग समय पे। अब अगर ऐसा होता है कि डेटर ने एक ही समय पे अलग अलग डेट्स लिए, मतलब एक ही समय पे मान लो D1, D1.1 और D1.2, तीन अलग डेट एक ही समय पे लिए, तब क्या होगा, इस केस में प्रोपोर्शनेटली पैसे को डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा है कि 6,000 रुपए डेटर जो है वो देता है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट का डेट ले रखा है उसने, और 6,000 रुपए देता है, और तीनों डेट, ये तीनों डेट जो है एक ही समय लिए गए। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, एक ही समय लिए गए हैं, ठीक है, एक ही समय लिए गए हैं, एक ही अमाउंट के हैं, तब क्या होगा, इस पैसे को बराबर प्रोपोर्शनेटली, देखिए डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली बराबर बराबर बांटा जाएगा। 2,000 इसका, 2,000 D2 पे, 2,000 D1.2 पे, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अप्रोप्रिएशन अगर डेटर ने बताया तो वही तरीका फॉलो होगा, क्रेडिट नहीं बताया तो क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पे होगा, और अगर दोनों ने नहीं बताया तो लॉ अप्लाई करके जिस ऑर्डर में डेट्स लिए गए वैसे होगा। और अगर डेट्स सारे इक्वल स्टैंडिंग के हैं, एक ही समय पे एक ही अमाउंट के लिए गए हैं, तो वहां पे प्रोपोर्शनेटली उस पैसे को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये था एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जो कि हमने कवर भी कर लिया। तीन ही सेक्शंस थे, 59, 60 एंड 61। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ये टॉपिक जो है ये हो गया एक्चुअली बिल्कुल, ये बिल्कुल उल्टा हो गया सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट दैट नीड नॉट बी परफॉर्म। ये हो गया इस चैप्टर, यानी चैप्टर 4 का जो सबसे, चैप्टर 4 को जैसे मैंने कहा बहुत सारी कैटेगरीज में बेस्ड ऑन इनके वेरियस सब टॉपिक्स इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब ये टॉपिक जो है ये हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी हो गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म,
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म किया जाना नेसेसरी है, उनको करना ही है, उनको मस्ट है। हमने मस्ट पहले ही कहा था, मस्ट मतलब ऑब्लिगेटरी आ गया आपके लिए, मैंडेटरी, अब आप वो करोगे, नहीं करने पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी। तो यहाँ नीड नॉट बी परफॉर्म्ड है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करना कंपलसरी नहीं है, तो ये उसका उल्टा हो गया। अब देखते हैं ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अंदर जो हम ये सब पढ़ेंगे, ये आता है हमारा डिस्चार्ज का अलग, इसके बाद डिस्चार्ज के अलग अलग मेथड्स, जैसे जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। जैसे डिस्चार्ज हमने पढ़ा था कि भाई डिस्चार्ज का क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हैज नाउ कम टू एन एंड। डिस्चार्ज मतलब टर्मिनेट या कम टू एन एंड, खत्म हो गया, अब नहीं है वो, नो मोर इन एग्जिस्टेंस, ये हो गया डिस्चार्ज। ठीक है, अब हमें पता है डिस्चार्ज बहुत तरीके से हो रहा है, जैसे सबसे पहला बाय परफॉर्मेंस, सबसे फर्स्ट हमने देखा अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो पर्पस फुलफिल होते, जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर दिया तो पर्पस फुलफिल हो गया, और पर्पस फुलफिल होते यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब इसी के अंदर हमने दो तरीके के परफॉर्मेंस पढ़ी थी, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। ठीक है, तो अटेम्प्टेड को हम और क्या कह रहे थे, टेंडरिंग, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी दोनों चीजें कही थी। दूसरा, ये भी हमने पढ़ा सेक्शन 56, सेक्शन 56 हमने ये पढ़ा, बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, जिसमें हमने इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि भाई इनिशियली अगर शुरू से ही इम्पॉसिबल है, जो कि वॉइड अग्रीमेंट हो गया, वॉइड एट इनिशियो हो गया, तो उसे कहेंगे इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। उसके बाद और सेकंड क्या था, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी बाद में इम्पॉसिबल हो गया करना, कुछ ऐसा हुआ कि भाई सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, या लॉ बदल गए, या किसी या वॉर हो गया, किसी और वजह से बाद में उसे करना इम्पॉसिबल हो गया, तो कहेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी इन दोनों को मिला के डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पहला परफॉर्मेंस दूसरा परफॉर्मेंस नहीं हो पाना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा। अब ये जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, ये है तीसरा डिस्चार्ज का मेथड, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। मतलब टाइप ली गई कॉन्ट्रैक्ट वो लग गया पनौती। The modes we were discussing, पहला was जो हमने डिस्कस कर लिया था परफॉर्मेंस, second by impossibility of performance or doctrine of frustration as given under section 56, और थर्ड हम डिस्कस कर रहे थे डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। ये जो मोड है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट, यही इस सब टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, ये सेक्शन 62 से सेक्शन 67 तक, 67 तक दे रखा है ये। इसमें बात करते हैं बेसिकली, ये जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, सेक्शन 62 से 67, यही है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, अग्रीमेंट से या कंसेंट इज मर्जी, अग्रीमेंट से या मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना, मतलब क्या हुआ, पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड टू कैंसिल, सब्स्टिट्यूट और ऑल्टर द कॉन्ट्रैक्ट। भाई
दोनों पार्टीज आपस में मिल के खत्म करती है, डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे। खत्म करने के तरीके अलग अलग है, वही लिखा है कैंसिल, सब्स्टिट्यूट, ऑल्टर, ये सारी चीजें जो हम आगे सेक्शन पे पढ़ेंगे। लेकिन पार्टीज अग्रीमेंट या कंसेंट लिखा, अग्रीमेंट मतलब अग्री करना, कंसेंट इज मर्जी से, आपस में मर्जी से डिसाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। सो वही सेक्शन 62 के से 67 के अंदर जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, ये यही बात करता है इसी चीज के बारे में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको परफॉर्म किया जाना जरूरी नहीं है, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज हो गए मतलब जो खत्म हो गए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मर्जी से खत्म कर दिए गए हैं, अग्रीमेंट से, कंसेंट से खत्म कर दिए गए, डिस्चार्ज हो गए, उनको परफॉर्म किया जाना जरूरी नहीं है। क्लियरली जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो उसको परफॉर्म किया जाना जरूरी नहीं है। अब जैसे ये चीज मैंने लिखी है, टर्म्स नोवेशन, रिसिशन और ऑल्टरेशन, ये इसके वेरियस मोड्स, ठीक है। मतलब अग्रीमेंट डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट जब हम पढ़ते हैं तो इसके वेरियस मोड्स हो जाते हैं, नोवेशन, रिसिशन और ऑल्टरेशन, ये तीनों हैं। सबसे पहले नोवेशन, नोवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यू, ठीक है, नया। रिसिशन मतलब रिसिंड करना, यानी कि उसको क्या बोलूं, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, इज अ बेटर वर्ड, को रिजेक्ट कर देना। और ऑल्टर इज करना मतलब मॉडिफाई करना, ठीक है। नोवेशन मतलब नया, ठीक है, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट, नई कोई चीज, नए की बात कर रहे हैं, नोवेशन में कुछ नए की बात की गई है, न्यू। रिसिशन मतलब रिजेक्ट कर देना, भाई एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ऑल्टरेशन मतलब मॉडिफाई करना या उसमें चेंज लाना, ठीक है। तो जब डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट या कंसेंट की बात की जाती है तो ये तीन तरीके से होता है, नोवेशन, रिसिशन या ऑल्टरेशन। अब देखिए सेक्शन 62 क्या कह रहा है। देखिए यही तीनों टर्म, इनोवेशन, रिसेशन या ऑल्टरेशन, यही तीन टर्म यूज करते हैं। तो व्हाट इज दिस सेक्शन स्टेट? Section states कि if the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to rescind or alter it, the original contract need not be performed। मतलब ये तीनों की बात सेक्शन 62 में की गई। सेक्शन 62 क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से एग्जिस्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को ऑलरेडी लेके है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग इसमें एक बदलाव करते हैं, ठीक है, किसी तरीके का एक नया बदलाव करते हैं, और वो बदलाव ऐसा है कि कुछ नया उसमें, मतलब उसके नेचर में किस तरीके के चेंज करता है, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में, तो सब्जेक्ट मैटर में, नेचर में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल चेंज लेके आते हैं, ठीक है। अब अगर पार्टीज मिलके डिसाइड करती हैं कि कोई नया, इसकी जगह पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाया जाए, सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जगह पे मान लो नया कॉन्ट्रैक्ट आया A1 एंड B1, ठीक है। जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आए तो ये हो जाए, तो इससे क्या होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसी की जगह पे सब्सटीट्यूट मतलब क्या, सब्सटीट्यूशन का मतलब हुआ उसकी जगह पे उसको आना, ठीक है। सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह पे। तो जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ये डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है मतलब अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। दूसरा, रिसेंड इट, रिसाइंड का मतलब क्या हुआ, रिसेंड का मतलब है कि इसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई अब नहीं करेंगे, ठीक है, इसको रिफ्यूज कर दिया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, रिसिशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब उसको डिस्चार्ज हो गया, वो करने की जरूरत नहीं है। और ऑल्टरेट, ऑल्टरेट मतलब उसमें किसी तरीके का बदलाव किया, कोई मेजर चेंज किया उसमें, तो ही पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया और इसको अब परफॉर्म किए जाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली सेक्शन 62 जो है वो तीन, सेक्शन 62 ही तीन मोड प्रोवाइड कर रहा है हमें। ये बात करता है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट की,
ठीक है, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट से डिस्चार्ज होने के लिए तीन तरीके दिए हुए हैं। पहला कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक नए से सब्स्टिट्यूट कर दो। ये नए से सब्स्टिट्यूट करना, इसी को हम कह रहे हैं नोवेशन। नया, नोवेशन, ठीक है। पुराने को नए से सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट क्या मतलब उसकी जगह पे एक दूसरा ला दिया। पुराना वाला था, उसकी जगह पे एक दूसरा ले आए। दूसरा क्या है? रिसाइंड इट, रिसिशन। और तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है? ऑल्टरेट, ऑल्टरेशन, यानी कि मॉडिफाई। मतलब इन तीन तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट को, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। सेक्शन 62 ने हमें तीन तरीके बताए, नोवेशन, रिसिशन और ऑल्टरेशन। नोवेशन में, नोवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यू, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। ए और बी पार्टीज जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, ठीक है, आपस में डिसाइड करके, जिसके बाद अग्रीमेंट या कंसेंट की हुई है, किसी एक पार्टी के उससे नहीं। ये ना तो ये तीन मेथड बताया, नोवेशन, रिसिशन और ऑल्टरेशन। नोवेशन हो गया कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। रिसिशन इज रिफ्यूज कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई अब परफॉर्मेंस नहीं करनी है। और ऑल्टरेशन इज मॉडिफाई कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफाई मतलब बदलाव करना, चेंजेस करना। ये तीन तरीके से, ये तीन तरीके जो हैं, इन तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था, इन तीनों तरीके से पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये डिस्चार्ज का एक तरीका हुआ, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। किन तीन मेथड से जब हम डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसमें तीन आ गया, नोवेशन, रिसिशन, ऑल्टरेशन। सेक्शन 62 जिसमें नोवेशन का मतलब है कि पुराने की जगह एक नया लेके आना, सब्स्टिट्यूट कर देना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट करना। रिसिशन उसको रिफ्यूज कर देना, ऑल्टरेशन उसमें बदलाव करना, ठीक है। जैसे देखिए इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन में क्या है? ए ओज बी, ए ओज टू बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ए ओज मनी, मतलब ए जो है डेटर है, डेट, और बी जो है क्रेडिटर है, ठीक है। लिखा है ए ओज मनी टू बी, मतलब ए जो है उसके पास बी का पैसा है, ए के पास बी का पैसा है, मतलब ए जो है वो डेटर है, उसने पैसे ले रखे हैं बी से। It is agreed between A, B and C that B shall henceforth accept C as his debtor इंस्टेड ऑफ ए। अब क्या होता है, ए और बी दो पार्टी थी, यहाँ पे एक सी भी आता है बीच में। डिसाइड क्या होता है इनके बीच कि अभी तक ए जो है वो डेटर था, बी जो है वो क्रेडिटर था। अब ए बी और सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि बी, बी जो है अब से ए की जगह सी को अपना डेटर मानेगा, ठीक है। अब से ए जो है वो डिस्चार्ज हो गया, सी जो है उसका क्रेडिटर रहेगा। द ओल्ड डेट ऑफ ए टू बी इज एट एन एंड एंड न्यू डेट फ्रॉम सी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड। और तो क्या हुआ कि भाई अब ए की जगह सी जब नया डेटर हुआ, मतलब ये कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो ए और बी के बीच था, ये खत्म हो गया। और यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट किसकी जगह पे आया है? ये एग्जाम्पल है नोवेशन का। नोवेशन, दो लोगों के बीच पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी जगह पे, इसमें क्या है कि ए बी सी मिल के डिसाइड करते हैं कि अब ए की जगह सी जो है वो डेटर है, अब ए नहीं है और बल्कि सी उस जगह पे डेटर है। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, विच मीन्स क्या हुआ? ए डिस्चार्ज हो गया, ए डिस्चार्ज हो गया, ए
का रोल एज अ डेटर खत्म हो गया, अब ए डिस्चार्ज हो गया और सी और बी के बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें सी डेटर है, बी क्रेडिटर है। तो बी और सी के बीच नया कॉन्ट्रैक्ट जो बना वो रिप्लेस किया ए और बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए दिस इस एग्जांपल में ए जो है वो डिस्चार्ज हो गया, ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया बाय सी और बी के बीच का नया कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन से डिस्चार्ज हो गया ए। एग्जाम्पल बी, ए owes B rupees 10,000, ए के पास बी के 10,000 रुपए हैं। ए enters into an agreement with B and gives B a mortgage of his A's estate for 5,000 रुपए in place of the debt of 10,000 रुपए। ठीक है, दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड। इसमें भी नोवेशन का एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ए जो है उसके पास बी के 10,000 रुपए हैं। अब क्या करता है कि भाई एक आपस में ये लोग सेटलमेंट किए, क्या सेटलमेंट किए कि भाई बी जो है उसने A enters into an agreement with B and gives B a mortgage of A's estate for rupees 5,000 रुपए के लिए मॉर्गेज पे अपनी प्रॉपर्टी रख देता है। डेट की जगह पे उसने 5,000 रुपए की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दे दिया बी को। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैसे देने से पहले तो डेटर था, ए डेटर था, बी क्रेडिटर था। अब इस केस में इन लोगों ने क्या किया, पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको खत्म करके यहाँ पे एक मॉर्गेज में मॉर्गेज दे दिया ए को और उसी पे सेटल कर गए ये लोग। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खत्म हो गया और यहाँ पे नोवेशन से अगेन नया कॉन्ट्रैक्ट बना दैट डिस्चार्ज द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट। सी भी थर्ड एग्जांपल, वैसे ही इसमें थर्ड एग्जांपल सी है। तो बेसिकली सेक्शन 62 तीन तरीके से डिस्चार्ज बता रहा है। डिस्चार्ज के बहुत सारे मोड्स हो गए जिसमें डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टी आपस में मिलके अपने कंसेंट से, मर्जी से पार्टी को डिस्चार्ज कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रही है। डिस्चार्ज कर रही है मतलब खत्म कर रही है। तो इसमें तीन मोड्स हो गए। नोवेशन, नोवेशन में क्या है कि भाई पार्टी मिलके आपस में एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रही है जिससे पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक इफेक्ट से खत्म हो गया। अब भाई उसी जगह पे जब आप नया लेके आए तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। दूसरा रास्ता है बी रेसिशन, रेसिशन मतलब रिफ्यूज करना है कि भाई अब नो लॉन्गर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा पुराना कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है दिस दिस इज ओवर नाउ, नाउ अब ये कॉन्ट्रैक्ट दिस विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, डिस्चार्ज बाय रेसिशन हो गया। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन का मतलब है कुछ मॉडिफाई करना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किए। कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि आपने कुछ मटेरियल बदलाव किया, मटेरियल बदलाव मतलब समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज की उसकी एग्जिस्टेंस जिस चीज से थी उसी में आपने कहीं कोई मटेरियल चेंज किया। अब क्योंकि मटेरियल चेंज किया है उसमें तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से बदल गया, वो बदल गया, नया कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया। तो इस वजह से ऑल्टरेशन के कारण पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट अब वो पिक्चर में आ गया। नाउ 63, प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी। डिस्पेंस या रेमिशन, रेमिट क्या है, रेमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिस्पेंस या रेमिट के क्या मतलब है कि उसको छोड़ देना, कि जा भाई छोड़ दिया तुझे। एवरी प्रोमिसी, प्रोमिसी चाहे तो मे, मस्ट नहीं है, मे प्रोमिसी चाहे तो डिस्पेंस विथ और रेमिट यानी उसको छोड़ सकता है। ठीक है, लेट गो कर दे, होली और इन पार्ट, या तो पूरा या आधा, होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी मेड टू हिम और may extend the time for such performance or may accept instead of it satisfaction which he thinks fit। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना प्रोमिसी प्रोमिसर के बीच, अब वहां पे प्रोमिसी के पास क्या है, रास्ता दिया हुआ सेक्शन 63 के हिसाब से कि प्रोमिसी अगर चाहे तो वो डिस्पेंस या रेमिट का मतलब छोड़ देना। ठीक है, कि वो चाहे तो प्रोमिसर को बोल सकता है कि ठीक है जाने दो कोई बात नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिटर और डेटर के बीच अगर 10,000 का डेट है, डेट ले रखा है, डेटर ने 10,000 का क्रेडिटर से, ठीक है। अब इनके बीच दोस्ती है, ए और बी है, इनके बीच दोस्ती है। बी जो है वो डेटर है, इसने इसको अभी सिर्फ 5,000 रुपए दिए, अभी 5,000 देना बाकी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम ए ने कहा कि ठीक है भाई जाने दे, रहने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता 5,000 से। तो उस चीज को डिस्पेंस कर दिया, वो जो अमाउंट था उसको डिस्पेंस या रेमिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है भाई कि अगर द प्रोमिसी में एक्सटेंड टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या तो उसको डिस्पेंस कर सकता है
या वो उसको टाइम बढ़ा सकता है कि ठीक है आप अपना परफॉर्मेंस करने के लिए जो टाइम लिमिट खत्म हो गई और टाइम उसको एक्सटेंड कर सकता है, या फिर may accept instead of it any satisfaction which he thinks with, या फिर उसके बदले कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसे ठीक लगे तो। जैसे 10,000 के बदले इसने 5,000 देके लेके ही एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है इट्स ओके फाइन, 5,000 पे ही सेटिस्फाइड हो गया, तो क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो गया और उसने रेमिट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया ये, तो डिस्चार्ज बाय रेमिशन हो गया ये। जब पार्टी सेटिस्फाइड होके उसको छोड़ देती है कि भाई ठीक है इट्स ओके फाइन लेट इट बी, तो ये चौथा तरीका हो जाता है नोवेशन रिसिशन ऑल्टरेशन। 62 हो गया रिसिशन ऑल्टरेशन रेमिशन, 63 में दिया हुआ है रेमिशन, रेमिशन से भी खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। 64 consequences of rescission of voidable contract। अब एक voidable contract है, so we know what is a voidable contract। एक voidable contract ऐसा contract है जो कि क्योंकि consent free नहीं है इसलिए उसके पास, या because of certain other circumstance, पार्टी जो पार्टी एट डिसएडवांटेज है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो उसको वैलिड डिक्लेयर कर सकती है या वो वॉइड कर सकती है। अफर्म कर देगी तो वैलिड हो जाएगा और अगर रिजेक्ट कर दिया उसे तो वॉइड हो गया। सो जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रिसिशन हो गया यानी रिफ्यूजल हो गया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? When a person at whose option a contract is voidable, ठीक है, जैसे हमने देखा कि भाई voidable के केस में क्या है, वॉइडेबल के केस में पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो वो इसे वो वैलिड कर सकती है, अफर्म कर सकती है, या वो इसे रिजेक्ट कर सकती है तो वॉइड हो जाएगा। तो ये 64 यही कहता है कि जिस पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है। रिसेंड का क्या मतलब है? रिसेंड का मतलब है कि रेफ्यूज कर सकती है, ठीक है। द अदर पार्टी दे टू मतलब जो दूसरी पार्टी है, the other party there to need not perform any promise therein contained in which he is promiser। अगर एक पार्टी जिसके पास एक पार्टी जिसके पास ऑप्शन था जो उसके एंड पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देती है यानी रेफ्यूज कर देती है तो दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जब उसे खत्म नहीं कर दिया, रेफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो परफॉर्मेंस की कोई जरूरत नहीं है। The party rescinding a voidable contract shall, if he have received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person to whom it was received। लेकिन रिसाइंड करने के पहले तक, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज करने के पहले तक अगर जिस पार्टी के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था उसके पास कोई बेनिफिट्स अराइज हुए हैं, मतलब उसको किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई फायदा हुआ है, तो वो फायदा उसे लौटाना होगा किसे? उस पर्सन को जिससे वो अराइज हुआ है। मतलब सेक्शन 64 बेसिकली स्टेट्स कि भाई एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, द पार्टी हु इज एट डिसएडवांटेज, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि उसे वो रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसे वैलिडेट कर या फिर उसे रिफ्यूज कर दे, रिसाइंड कर दे। तो जिस पार्टी के पास रिसिशन का ऑप्शन है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर दिया, ठीक है, रिसेंड करने के बाद दूसरी पार्टी जो है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है, एक के पास तो ऑप्शन था, अब दूसरी पार्टी जो है उसे अपने पार्ट के परफॉर्मेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पार्टी ने वॉइडेबल था उसे वॉइड कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन रिसेशन के पहले तक द पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेंड करने के पहले तक जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से दो वर्डेबल, उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर किसी तरीके के बेनिफिट्स अराइज हुए हैं उस पार्टी को, कुछ भी बेनिफिट, अगर किसी भी तरीके की मॉनेटरी बेनिफिट या कुछ भी उसमें फायदा उसे हुआ है, तो जिस पर्सन से फायदा हुआ है उसे वो लौटाना होगा, उस पार्टी को वो
रिस्टोर करना होगा, वो रिस्टोर सच बेनिफिट, उसे वापस रिस्टोर का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन होता है मतलब जिस हालत में था वैसे ही वापस करना होगा, ठीक है। रिस्टोर का मतलब जैसे पोजीशन पहले वाली पोजीशन को बिल्कुल बरकरार रखना, वैसे ही उसको उसे रिस्टोरेशन कहते हैं। तो अगर जब पार्टी जो रिसाइन कर रही है उसको किसी तरीके के कोई बेनिफिट्स अराइज हुए हैं तो उसे वो रिटर्न करने होंगे। अब 65 कर लेते हैं। 64 बात कर रहा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, और 65 बात कर रहा है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट एंड कंसेंट, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि भाई अग्रीमेंट से आप चाहो तो खत्म कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट मतलब पार्टीज आपस में अग्री करके म्यूचुअली डिसाइड करके खत्म कर सकती हैं। की मेथड्स जो जो हमने अभी तक पढ़े, नोवेशन एंड ऑल्टरेशन, रेमिशन एंड वेवर, रिसिशन। रिसिशन का मतलब हो गया रिफ्यूजल, नोवेशन का मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई पुराने वाले को नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट कर दिया। ऑल्टरेशन का मतलब मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें कुछ बदलाव लेके आना, ठीक है। रेमिशन या रेमिशन एंड वेवर दोनों का मतलब हुआ छोड़ देना, लेट गो या डिस्पेंस कर देना। जिसका टर्म लीगल टर्म है, नॉर्मली कहने छोड़ देना, लेट गो करना, लीगल टर्म हो गया डिस्पेंस करना। ये तरीके हैं, ठीक है। अब एक एक करके नोवेशन। नोवेशन यानी सब्सटीट्यूशन, मतलब पुराने वाले को नए से सब्सटीट्यूट करना, सब्सटीट्यूटिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन, ठीक है। सेम पार्टीज रहेगी, पार्टीज नहीं बदलती है इसमें भाई, क्योंकि पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ सब्सटीट्यूट करें। अगर आप पार्टी में बदलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बदल गया आपका, तो पार्टी वही रहेगी। अगर ए बी पहले था तो अभी भी ए बी ही है, ठीक है। सेम पार्टी हो सकती है, नए पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। ऑल्टरेशन दूसरा, ऑल्टरेशन क्या होता है अब, ऑल्टरेशन मतलब कुछ बदलाव करना, जो कब से हम कह रहे हैं मॉडिफिकेशन या चेंज। मॉडिफिकेशन या चेंज, ऑल्टरेशन मतलब बदलाव करना, ठीक है। इसमें भी क्या है, पार्टीज रिमेन द सेम, क्योंकि सिर्फ कुछ टर्म्स बदले जा रहे हैं। नोवेशन में पार्टी सेम भी हो सकती है या कुछ नया भी जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर पहले ए एंड बी दो पार्टी थी, हो सकता है उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाए, ए बी एंड सी हो जाए, तीन पार्टी, कुछ नया भी हो सकता है। ऑल्टरेशन के लिए पार्टीज सेम रहेगी क्योंकि सिर्फ कुछ टर्म्स बदले गए हैं, पहले जो क्लॉजेस थे उसमें कुछ बदलाव बदलाव किए गए, ऑब्लिगेशंस में सिर्फ बदलाव किए गए हैं, जो पार्टीज थी वो वही हैं। रेसिशन, रेसिशन क्या, रेसिशन मतलब कैंसिलेशन, खत्म कर देना, यानी उसका रिफ्यूजल, कैंसिल कर दिया उसको, ठीक है। रेमिशन एंड वेवर, रेमिशन एंड वेवर का मतलब क्या है कि भाई छोड़ देना, या तो लेट गो करना, डिस्पेंस हम कह रहे हैं जिसे लेट गो कह रहे हैं, या फिर कुछ कम एक्सेप्ट कर लेना। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि 10,000 का अगर डेट है, 10,000 हो जाए, पार्टी सिर्फ 5,000 पे ही मान जाती है, ठीक है। डेट एक्चुअली 10,000 का था लेकिन 5,000 लेके ही कि चलो ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, पार्टी मान जाती है, इसे हम कहेंगे रेमिशन। रेसिशन नहीं है ये, रेसिशन मतलब खत्म कर देना, मतलब पार्टी कहेगी कि भाई ठीक है जाने दो यार कोई बात नहीं, खत्म कर देना, रिफ्यूज कर देना, वो हो गया रेसिशन। रेमिशन मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ कम कम पे ही
अग्री कर जाना, सेटिस्फाइड हो जाना, डिस्पेंस कर देना उसे कहीं एक्सेप्टिंग लेस देन व्हाट वाज ओरिजिनली प्रॉमिस्ड। ठीक है, इस देखो एग्जांपल में एक्सेप्टिंग ₹500 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ 1000 के डेट। टोटल अमाउंट ज्यादा था लेकिन आप कम पे ही मांगेगी, ठीक है यार कोई बात नहीं जाने दो। तो जितना रियल अमाउंट था उससे कम पे ही मान जाना आपका डिस्पेंस करना या रेमिशन करना हो गया। अब वेवर का क्या मतलब है? वेवर का मतलब कंप्लीटली एक्सटिंग्विश करना, मतलब कंप्लीटली खत्म करना, अबैंडनमेंट ऑफ राइट, कि भाई उसका राइट ही खत्म हो गया कंप्लीटली, वो हो गया। पार्टी जो है वो राइट कंप्लीटली रिलीज कर देना, भाई आप अब आपका कोई इसमें राइट्स बनता ही नहीं है। व्हेन अ पार्टी waives their right, the other party is released from the specific obligation। भाई कंप्लीटली छोड़ देना, अब आप वेव ऑफ कर दिया मतलब खत्म कर दिया, अब आपका इसमें कोई राइट नहीं बनता है। ठीक है, ये हो गया। ये सब मेनली ये तरीके हैं। सेक्शन 65 अब क्या कह रहा है देखिए, 64 में वॉइडेबल के बारे में था, 65 when an agreement is discovered to be void। ठीक है, एक अग्रीमेंट है जिसका पता चलता है कि भाई अग्रीमेंट जो है वो अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट ही वॉइड है। और when a contract becomes void, या तो इनिशियली ही वॉइड है, मतलब इनिशियली वॉइड है मतलब वॉइड अग्रीमेंट हो गया वो। जैसे हमने सेक्शन 56 में दो तरीके के इम्पॉसिबिलिटी की बात की थी, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। वैसे ही सेक्शन 65 दो तरीके से बात कर रहा है कि भाई या तो वो शुरू से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, या फिर बाद में सब्सिक्वेंटली वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। Any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation to the person from whom he received it। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जिससे आपको फायदा हुआ है, अगर आप किसी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी तरीके के बेनिफिट्स आपको अराइज होते हैं, कोई बेनिफिट्स मिले, कोई फायदा हुआ है, तो जिससे जिस पर्सन से हुआ है फायदा उसे रिस्टोर कराओ। ये प्रिंसिपल है, हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट। क्वांटम क्वांटम मेरिट मतलब, क्वांटम मेरिट मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना आपको रिस्टोर करना है। अगर ये पूरा प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे केसेस में जब अगर ब्रीच होता है तो ब्रीच के लिए वेरियस रेमेडीज दी हुई हैं कि भाई ब्रीच हो गया तो मेरा तो लॉस हुआ, तो मेरा क्या उसमें मुझे क्या रेमेडी मिलेगी। जैसे बहुत सारी रेमेडीज हमारे पास हैं, एक प्रिंसिपल ये भी है क्वांटम मेरिट। 65 में वही कहता है, जैसे 64 में हमने देखा कि वॉइडेबल है अगर, तो वॉइडेबल हमें पता है एक पार्टी के एंड पे होगा, तो जिस पार्टी के एंड पे अगर वो वॉइडेबल है उसने अगर रिफ्यूज कर दिया, उसने अगर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या है कि भाई तब दूसरी पार्टी जो है उसको अगर वो जो है उसके पास भाई राइट है कि उसको किसी तरीके का अगर कोई और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी तरीके का उस पार्टी को बेनिफिट अराइज हुआ है तो वो उसको रिस्टोर करे। 65 में कह रहा है कि आप वॉइडेबल की नहीं, वॉइड की बात कर रहे हैं कि किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी तरीके के बेनिफिट्स अराइज हुए हैं पार्टीज को, तो पार्टीज उसे रिस्टोर करेगी, किसे, जिस पर्सन से ये अराइज हुआ है उसे। 66 मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेवोकेशन या रिसेशन ऑफ कैसे, रेवोकेशन रिसेशन सब तक, रेवोकेशन मतलब विड्रॉल, रिसेशन मतलब कैंसिलेशन। तो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर रेवोकेशन हो रहा है, यानी अगर विड्रॉ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को या रेसिशन या कैंसिल कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। Rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of a proposal। बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने प्रपोजल को कैसे, प्रपोजल के रेवोकेशन को कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था कि भाई जिस पार्टी को रेवोकेशन करना, अगर रिवोक करना है, ठीक है, प्रपोजल का रेवोकेशन करना है, जिस पार्टी को करना है वो दूसरी पार्टी जिस मोमेंट रेवोकेशन अगर उसने लाइक बाय लेटर है, ठीक है,
द मोमेंट इट इज डिस्पैच्ड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पर्सन, वो कहा जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के भी रेवोकेशन या रेसिशन की बात कही गई है कि भाई अगर कम्युनिकेट करना है तो सेम तरीके से जैसे रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल कम्युनिकेट होता है वैसे ही होगा। एंड द लास्ट, इस पूरे चैप्टर का चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरा चैप्टर पढ़ा, इसका लास्ट सेक्शन, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ promisee to afford promiser reasonable facilities for performance. If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच, ठीक है, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच, प्रोमिसर प्रोमिसी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि प्रोमिसी को, प्रोमिसर अगर अपना परफॉर्मेंस कर पाए, पूरा कर पाए, ये इंश्योर करने के लिए प्रोमिसी को पहले उसे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, भाई किसी तरीके की उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी, तब जाके प्रोमिसर कंप्लीट कर पाएगा अपने पार्ट का परफॉर्मेंस। लेकिन लेकिन प्रोमिसी ही फेल कर गया अपने पार्ट पे, मतलब प्रोमिसी को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी उसने नहीं करी। तो क्योंकि प्रोमिसी के पार्ट पे ही फेलियर हो गया, वो फुलफिल नहीं कर पाया वो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करनी थी, रीजनेबल फैसिलिटीज परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के लिए जो प्रोमिसी को करनी चाहिए थी, वो नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो अगर इसकी वजह से नॉन परफॉर्मेंस होती है प्रोमिसर के पार्ट पे, तो उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। द प्रोमिसर एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस, इसके लिए भाई उसका माफ है। तुम्हें पहले मुझे प्रोवाइड कराना था मीन्स, मीन्स ही नहीं प्रोवाइड कराया तुमने। जब मीन्स ही नहीं प्रोवाइड कराया तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बी हाउस। ठीक है, ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए जो है वो बी का घर बनाएगा और घर उसका रिपेयर करेगा। अब होता क्या है, बी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन व्हिच द हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। अब भाई बी जो है उसने बताया ही नहीं, बी जो है वो प्रोमिसी है, ठीक है, प्रोमिसी को पहले क्या करना था, पहले आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, मतलब सारी बातें जो मीन्स है पहले वो आपको प्रोवाइड कराना है। अब प्रोमिसी ने ही नहीं बताया, प्रोमिसी ने कहा ही नहीं कि भाई कैसे कैसे करना है, कहां कहां पे रिपेयरिंग की जरूरत है, ये बात प्रोमिसी ने बताई ही नहीं। जब जब जो घर में रह रहा है वो बताएगा नहीं कि घर में कहाँ कहाँ डैमेज है, कहाँ कहाँ रिपेयर करना है, तो सामने वाले कैसे रिपेयर करेगा? सेम एग्जाम्पल ये चीज वही कह रहा है कि भाई दो पार्टी है, एक को रिपेयर कराना था, एक को रिपेयर करना था। अब जिसे रिपेयर करवाना था उसने सामने वाले को कहा ही नहीं कि कहाँ कहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, अगर फेलियर होता है, मान लो 10 जगह पे टोटल रिपेयरिंग की जरूरत थी, इसमें सिर्फ 8 जगह की है, तो ये जो 2 जगह छूट गए उसका क्या, उसके लिए ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि बी ने बताया ही नहीं था। A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. अगर B के refusal की वजह से यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस होती है तो उसके लिए A रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए वो एक्सक्यूज्ड है। भाई तुमने मुझे बताया ही नहीं पहले। तो सेक्शन 67 यही बात कह रहा है कि भाई प्रोमिसी जो है उससे पहले विजिलेंट रहने की जरूरत है। वो जो है वही अगर नेग्लेक्ट कर जाता है मींस प्रोवाइड करने में, सारी बातें बताने में, फैसिलिटेट करने में उसे, और उसकी वजह से प्रोमिसर के पार्ट पे फेलियर होता है, तब उस फेलियर के लिए, उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिसर लायबल नहीं होगा, वो एक्सक्यूज होगा। So with this we have completed this entire chapter परफॉर्मेंस वाला, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको करना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट, सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर करना दोनों पार्टीज के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था,
ठीक है, ये कैसे कैसे परफॉर्म करना है। इसके बाद है कौन परफॉर्म करेगा। कौन परफॉर्म करेगा में है कि भाई पार्टीज जो है ऑफकोर्स वो परफॉर्म करेंगी। सबसे पहले 37 में आया कि ऑब्लिगेशन है, पार्टी के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उनको परफॉर्म करना है, ठीक है, दोनों पार्टी को। 38 ने बताया कि परफॉर्मेंस कैसे कैसे हो सकता है। पहले तो एक्चुअल, दो तरीके से इसमें हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दो तरीके से, या तो आपने ऑफर किया और रेफ्यूज हो गया सामने से, प्रोमिसी जो है उसने रिफ्यूज कर दिया, तो उसके लिए प्रोमिसर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। ये सेक्शन जो है ये बात करता है एंटीसिपेटरी ब्रीच की। एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, इसे भी हम आराम से फिर आगे भी डिस्कस करेंगे, पर एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है सेक्शन 39 के अंदर। एंटीसिपेटरी कम्स फ्रॉम द वर्ड एंटीसिपेट या एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होता है, एंटीसिपेशन का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आप पहले ही देख सको, फोर्सी कर सको, अनुमान लगा सको। एंटीसिपेशन मतलब अनुमान लगाना, मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले ही आपको अंदाजा लग जाए कि ये टूटने वाला है। अगर आपको पता लग जाए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें ब्रीच होने वाला है, तो इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। सेक्शन 39 इसकी बात करता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब एंटीसिपेशन वर्ड्स है, मतलब अनुमान लग जाना। ब्रीच इज टूटना, एंटीसिपेटरी पहले से ही उसका अंदाजा लग जाना। सेक्शन 39 उसके बारे में बात करता है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 40 से कि भाई बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। कौन परफॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, या तो वो परफॉर्म करेंगी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर सेक्शन 42 से कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, 42 से 45, 42, 43, 44, 45, ये कुछ सेक्शन बात करते हैं जॉइंट लाइबिलिटी की। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस में भाई दिया हुआ है कि अगर टाइम जैसे दिया हुआ हो, प्लेस नहीं दिया हुआ हो, और तो कौन एप्लीकेशन करेगा, या दोनों दिया हुआ है तब कौन अप्लाई करेगा। एंड हियर इस पार्ट के लिए अप्लाई का, एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन नहीं, मतलब उस परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बात करना, कंफर्मेशन लेना, उसके बारे में बात की जा रही है एप्लीकेशन से, ठीक है। सो इस पार्ट में सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक के अंदर बात की गई है कि भाई टाइम और प्लेस इसके बारे में अप्लाई कौन करेगा, प्रोमिसरी या प्रोमिसी में से। इसके बाद का जो पार्ट है सेक्शन 51 से 58 बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस की, जिसमें सबसे पहले तो हमने समझा था कि 2F में दिया हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता क्या है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमने समझा कि भाई म्यूचुअल प्रॉमिस है, मतलब तुम कुछ करो तो मैं भी ये कुछ करूंगा, ये म्यूचुअल प्रॉमिस हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या है भाई कि अब किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, कौन कब परफॉर्म करेगा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर कब कब परफॉर्मेंस होगी, कब प्रोमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी परफॉर्म करने की, कब प्रोमिसी की बनेगी, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा। 58 तक ये चीजें दे रखी हैं। इसके बाद सेक्शन 59, 60, 61 तीन सेक्शन जो है वो बात करते हैं डेट के बारे में, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। डेट के बारे में बात करते हैं कि अगर डेट की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का हो ये जरूरी नहीं है, ये तो है ही है, लेकिन जैसे हमने टेंडर पढ़ा था, टेंडर में क्या है, टेंडर में दो चीजें आ रही थी, मनी, टेंडरिंग ऑफ मनी, और दूसरा गुड्स एंड सर्विस, दोनों है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस तो ठीक है, पर मनी भी तो है। तो मनी के लिए कैसे होगा, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में है कि भाई डेट लिया है तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, डेटर और क्रेडिटर, तब पैसे रिटर्न करने के लिए कैसे कैसे उसको किस तरीके से पैसे को अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 62 ऑनवर्ड। सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 तक बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट नीड दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका परफॉर्म होना जरूरी नहीं है। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक हमें एक्सप्लिसिटली मोड बताता है डिस्चार्ज का, जो कि है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट, जिसके अंदर हमने वेरियस मोड्स देखे। डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट के अंदर वेरियस मोड्स हमने क्या क्या देखे, नोवेशन। नोवेशन मतलब क्या,
पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए से सब्स्टिट्यूट करना, नोवेशन। दूसरा हो गया रेसिशन, रेसिशन मतलब कैंसिल कर देना, पुराने वाले को रिफ्यूज कर देना, कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जा रहा है रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या, जो ओरिजिनल है उससे कम को एक्सेप्ट कर लेना, वो रेमिशन हो गया, जिसे हम डिस्पेंस कहते हैं, ठीक है। रेमिशन मतलब टोटल तो ज्यादा है लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से कम को एक्सेप्ट कर लेना। इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल वैसे ही समझ सकते हैं कि लोन का अमाउंट 10,000 रुपए, उसको 5,000 में ही मान जाना, टू द सेटिस्फैक्शन, जबरदस्ती नहीं, टू द सेटिस्फैक्शन, कि भाई ठीक है जाने दो, इतने से ही सेटिस्फाई, वो रेमिशन है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन क्या है, ऑल्टरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ बदलाव करना। नोवेशन और ऑल्टरेशन, देखिए दोनों के केस में कुछ बदलाव तो हो रहे हैं। नोवेशन में क्या है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज बदल सकती है, तो सेम रह सकती है या बदल सकती है, ठीक है। नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, सब्सटीट्यूट होकर नया कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्टरेशन में क्या है, कुछ टर्म्स की पार्टीज नहीं बदल रही है, पार्टीज जो है वही है, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के बीच है, सिर्फ कुछ बदलाव हो रहे हैं, मतलब जो ऑब्लिगेशंस थी, जो राइट्स थी, जो टर्म्स थे, उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो है ऑल्टरेशन। या लास्ट वेव ऑफ, वेव ऑफ का क्या मतलब हो गया, खत्म कर दिया, जाने दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, उसे हम वेव ऑफ कहेंगे। ये डिस्चार्ज के 5 मोड्स हैं, जो कि सेक्शन चैप्टर, अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड टॉपिक के अंदर डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट के वेरियस मोड्स हैं। अब इसके अंदर हमने बहुत सारी और भी चीजें देखी भाई, जैसे क्या है कि रिविशन कब होगा, रेसिशन कब होगा, ये सारी चीजें। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेसिशन के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होंगे, इसके बाद फिर इसका कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें हमने अब तक देखी और कंप्लीट कर दिया। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें डिस्चार्ज के वेरियस मोड्स के, तो हमने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया। जैसे सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गया। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश करना, खत्म करना, टर्मिनेट करना, जिसमें दो तरीके की परफॉर्मेंस थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस पहला, दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे हम टेंडर भी कह रहे हैं, टेंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा जो हमने अभी तक देखा सेक्शन 62 63 के अंदर, जो हमने देखा डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट या कंसेंट, जिसके वेरियस नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर और रेसिशन, ये सब पढ़ा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 जो हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसकी बात कर रहा है ये। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज के वेरियस मोड्स हैं, जिसमें एक है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम क्या हो कहता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम क्या कह रहा है, हमने देखा डिस्चार्ज के बहुत सारे मोड्स। पहला बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा बाय अग्रीमेंट, चौथा बाय लैप्स, लैप्स ऑफ टाइम, जिसमें ये तीन अब तक हमने समझा। परफॉर्मेंस मतलब आपने कंप्लीट कर लिया, पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्व्ड, पर्पस सर्व,
ठीक है, जिसके लिए बनाया गया था वो हो गया, पार्टीज ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 56 में देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाय अग्रीमेंट, सेक्शन 62 63 देखा, जिसकी वेरियस टाइप्स हम देखे, नोवेशन, रिसिशन, रिमिशन, ये वो वाला हो गया। लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम क्या कह रहा है, अब भाई ऐसा है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही पूरा किया जाना था। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाइम क्या होता है कि आपको 3 दिन के अंदर करना है कंप्लीट, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो टाइम खत्म हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली बाय द इफेक्ट ऑफ लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। जैसे एक बिल होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक बिल होता है, हम सबको पता है कि वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। अगर वो प्रेसिडेंट के पास ऐसे ही रखा रह जाता है, उस पर असेंट नहीं मिलता, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो लैप्स हो जाता है। सिमिलरली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस एक सर्टेन टाइम पीरियड में की जानी है, वो टाइम अगर लैप्स हो जाता है, मतलब टाइम खत्म हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, पीरियड खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय लैप्स। और इसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या कहता है भाई कि लॉ को अप्लाई करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाना, लॉ को अप्लाई करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन की बात जब हम करते हैं तो हमने उसे अग्रीमेंट या कंसेंट में पढ़ा था कि दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करके करेंगी, लेकिन एक पार्टी अगर बिना दूसरी पार्टी के कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके का बदलाव कर देती है तो ये अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा, इंसॉल्वेंसी या पार्टी का डेथ, अब ये एक जो लास्ट बचा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अलग टॉपिक है इन इटसेल्फ, इट्स अ बिग टॉपिक, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इसे विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे कि डिस्चार्ज ब्रीच से कैसे होता है, प्लस ब्रीच कैसे कैसे होता है, ब्रीच के लिए रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें, कितने टाइप के ब्रीच होते हैं, ब्रीच क्या है, कितने टाइप के होते हैं, प्लस इनकी रेमेडीज क्या है, ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, इसलिए विल बी डिस्कसिंग दिस इन द लेटर क्लास। बट फॉर नाउ डिस्चार्ज के ये वेरियस मोड्स हैं, ये 6 तरीके होते हैं जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज का सिंपल मतलब है टर्मिनेट हो जाता है या खत्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड see you all in the next lecture.